एक नंबर क्वेश्चन है, दो विद्युत रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकती है? क्या दो समविभव सतह काट सकती है? तो देखिए समझिएगा, दो विद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्योंकि यदि काटती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी, जो कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान संभव नहीं है। दो समविभव सतह एक दूसरे को नहीं काट सकती है। ठीक है, समझ में आ गए? देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के दो मान संभव नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, धारावाही, क्वेश्चन 2 नंबर है, धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभवी तल को परिभाषित करें। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के उस बिंदु पर रखे इकाई पर धनावेश आवेश पर लगने वाला बल है। ठीक। समविभवी तल वैसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, अर्थात समविभवीय तल के किन्हीं दो बिंदुओं के मान बीच की विभवांतर शून्य हो, उसको समविभवी तल कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव समझिएगा, दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश के बीच किसी अल्प दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, कहा है कि दो गो आवेश है। ठीक, ये भी आवेश है और ये माइनस के है और ये प्लस के हैं। दो बराबर तथा विपरीत गुण वाले आवेश अल्प दूरी पर, ये जो है ना बिल्कुल नज़दीक रखा जाता है, तो इस व्यवस्था को हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पॉइंट जो है, द्विध्रुव आघूर्णन। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्णन किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहा जाता है। समझिएगा, एक आवेश है यहाँ, एक आवेश ये है, इस पर माइनस के चार्ज है, इस पर प्लस के चार्ज है और इनकी बीच की दूरी r है, तो यहाँ द्विध्रुव कहा गया है। द्विध्रुव आघूर्णन एक आवेश और इसके बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, संधारित्र क्या है? इसकी धारिकता से आप क्या समझते हैं? संधारित्र यह वैसी व्यवस्था है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है, जिससे उसके आकार या क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता घटाई या बढ़ाई जाती है। ठीक है। चलिए धारिता समझिएगा, किसी चालक की धारिता आवेश का वह परिमाण है जो उसके विभव को इकाई से बढ़ा देता है, अथवा किसी चालक की धारिता आवेश तथा विभवांतर के अनुपात होता है, अर्थात धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर। जब किसी चालक में आवेश दिया जाता है तो उसका विभव उसमें दिए गए आवेश के परिणाम के समानुपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का कार्य उच्च धारा पर निम्न प्रतिवर्ती वोल्टता को निम्न धारा पर उच्च वोल्टता में तथा निम्न धारा पर उच्च प्रतिवर्ती वोल्टता को अधिक धारा पर निम्न वोल्टता में परिवर्तित करना है। ठीक है।
और इनपुट वोल्टेज जो है और आउटपुट वोल्टेज के अनुपात को परिनमन अनुपात कहा जाता है। मतलब इनपुट जो वोल्ट गया और जो वो वोल्ट आउट हुआ उसी के अनुपात को परिनमन अनुपात कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार होता है क्योंकि क्रोड में लोहा क्षय होता है। भंवर धाराओं के प्रेरित होने से ट्रांसफार्मर के क्रोड में विद्युत शक्ति की हानि होती है, जिसे लोह क्षय कहा जाता है। क्रोड को परतदार होने से लोह क्षय का मान कम हो जाता है, इसीलिए क्रोड परतदार बनाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए भंवर धारा उत्पन्न होता है ना ट्रांसफार्मर में, तो उसकी शक्ति जो है कम होने लगती है, जिसको लोह क्षय कहा जाता है। उसी को कम करने के लिए परतदार क्रोड बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं? इसका अपवर्तनांक से संबंध स्थापित कीजिए। तो क्रांति कोण हम लोग देखेंगे, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। मतलब प्रकाश की किरणें संघन मतलब समझते हैं, जो घना जिसमें प्रकाश चलने में उसको थोड़ा समय लगे, तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। और संघन में यह अनुपात कोण जिसके लिए किरण का विरल कोण में अपवर्तनांक कोण 90 डिग्री होता है, उसी को क्रांति कोण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या अभिप्राय है? इसके क्या क्या प्रतिबंध आवश्यक है? तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यदि प्रकाश किरण संघन माध्यम से क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर आकर विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ पर टकराती है, तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई संघन माध्यम में ही पूर्ण परावर्तित हो जाती है। इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसकी प्रतिबंध जो है, प्रकाश किरण को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होनी चाहिए, यह इसकी प्रतिबंध है। मरीचिकी किसे कहते हैं? तो गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में किसी स्थान पर पानी न होने पर भी कभी कभी यात्री को पानी होने का आभास होता है। इसी घटना को मरीचिका कहा जाता है। गर्मियों में जमीन के निकट की आयु तो गर्म होकर विरल हो जाती है, जबकि ऊपर परत वायु अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। अतः जमीन से ऊपर जाने पर वायु क्रमशः संघन हो जाता है, और जब किसी वृक्ष की चोटी से आने वाली प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो यह लंब से दूर हटता है। इस कारण किसी परत तक आते आते आपतित प्रकाश का आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, जिससे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश की किरण परावर्तित होकर यात्री के आँखों में प्रवेश करती है, जिससे यात्री को वृक्ष उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और वहाँ जलाशय होने का आभास होता है। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही उल्टा पेड़ दिखाई देता है राजस्थान में, रेगिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? तो देखिए दोपहर को सूर्य हम लोग से निकटस्थ रहता है। जब दोपहर होता है ना, तो सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, वो निकट होता है, किंतु सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षैतिज के
ऊपर होता है, मतलब उस समय हमारे से दूर होता है। मतलब सूरज निकलता है और डूबता है, उससे उस समय सूरज हमसे बहुत दूर होता है। सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जिससे उसे वायुमंडल का अधिक भाग तय करना पड़ता है। देखिए, सूरज निकलता है और डूबता है, उस समय ना हमारे से पृथ्वी जो है, हमारे से सूर्य बहुत दूर होता है। ठीक है। परिणतः प्रकाश अधिकांश प्रकीर्ण कणों का पार हम सबके पास आता है। मतलब उस समय ना प्रकाश को अधिक प्रकीर्णन करना पड़ता है और वह काफ़ी मात्रा में प्रकीर्णित हो जाती है और वह हमें लाल दिखाई देने लगता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लेजर किरणें की दो विशेषताएं। लेजर किरणें की दो प्रमुख विशेषताएं। तो लेजर किरणें की विशेषताएं इस प्रकार है। लेजर किरण पूर्णतः कलाबंद होता है। इसकी किरण एक दूसरे के साथ एक ही कला में होती है। ठीक। और दूसरा का पॉइंट है, लेजर किरण पुंज का प्रकाश लगभग पूर्णतः एक वर्णी होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो अगर छोटे से में जवाब दिया जाए तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन हम लोग प्रक्रिया जानेंगे। तारे से आने वाले तिरछी प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई जब प्रेक्षक तक पहुंचती है, मतलब हम लोग तक पहुंचती है, तो वह नीचे की ओर मुड़ जाती है। अब वह तारे से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए तारा का आभासी स्थिति है एवं तारा अपने वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा प्रतीत होता है। साथ ही साथ प्रकाश की किरणें वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण अपने रास्ते को परिवर्तित करती रहती है, जिस कारण से वो